हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बहुविकल्पी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन। जो हमारी विशेष संविधा है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपकी नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छतरपुर की संविधा किस धारा में परिभाषित की गई है। उसका उत्तर है का धारा 124 में। दूसरा है, प्रत्याभूत की संविधा का अर्थ किस धारा में है। इसका उत्तर है खा धारा 126 में। तीसरा है, कौन सा कथन सत्य है। खा है, प्रत्याभूत की संविधा में दो पक्षकार होना आवश्यक है। खा है, प्रत्याभूत की संविधा के मूल ऋणी का होना आवश्यक है। गा है, प्रत्याभूत की संविधा का उद्देश्य ऋणी को सुरक्षा प्रदान करना है। घा है, काल वर्जित ऋण के संबंध में भी प्रत्याभूत की संविधा की जा सकती है। इसका उत्तर है खा, प्रत्याभूत की संविधा में मूल ऋणी का होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर चौथा है, प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समस्तीर्ण होता है, किस धारा में उल्लेखित किया गया है। का है धारा 126, खा है धारा 127, गा है धारा 128, घा है धारा 130। उत्तर इसका है गा नंबर, धारा 128। चलत प्रत्याभूत किस धारा में परिभाषित की गई है। का है धारा 129, खा है धारा 130, गा है धारा 127, घा है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है का, धारा 129 में चलत प्रत्याभूत को परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर छठा है, कौन सा कथन सत्य है। का, प्रत्याभूत की संविधा के लिए प्रतिफल आवश्यक है। खा, प्रत्याभूत की संविधा के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है। गा, क्या ऐसा कोई संविदात्मक उपबंध नहीं है प्रतिफल बनाता हो। घा, सभी कथन असत्य हैं। इसका उत्तर है का, प्रत्याभूत की संविधा के लिए प्रतिफल होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, उपनिधान को किस धारा में परिभाषित किया गया है। धारा 148, धारा 150, धारा 180, धारा 170। उत्तर है इसका का, धारा 148 में उपनिधान को परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 8वां है, कौन सा वाद उपनिधान से संबंधित है। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम मेमन मोहम्मद, सैयद बनाम बट, बैंक ऑफ बिहार बनाम डॉक्टर दामोदर प्रसाद, अफोर्ड बनाम डेविस। इसका उत्तर है का, स्टेट ऑफ गुजरात बनाम मेमन मोहम्मद। ये उपनिधान के लिए केस संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सी धारा साधारण धारणाधिकार में संबंधित है। धारा 170, धारा 171, धारा 172, धारा 174। इसका उत्तर है खा, धारा 171। 10वां नंबर है, उपनिहितों के युक्त सावधानी के कर्तव्य का उल्लेख किस धारा में किया गया है। धारा 150, धारा 151, धारा 152, धारा 158। इसका उत्तर है खा, धारा 151। एडमन बनाम जार्विस किस पर निर्देशकवाद है। उपनिधान पर, छतरपुर की संविधा पर, प्रत्याभूत की संविधा पर या गिरवी पर। उत्तर इसका है खा, छतरपुर की संविधा। छतरपुर की संविधा का ये वाद है। प्रश्न नंबर 12वां है, उपनीति वह व्यक्ति है जिसको माल प्रदत्त किया जाता है, जिसके क्रय माल प्रदत्त किया जाता है, जो माल प्रदत्त करने में असफल रहता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है का, जिसको माल प्रदत्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 13वां देखते हैं, अभिकरण की स्थापना के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है, यह किस धारा में बताया गया है। धारा 183, धारा 184, धारा 185, धारा 189। इसका उत्तर है गा, धारा 185 में अभिकरण की स्थापना के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है। प्रश्न नंबर 14, अभिकर्ता की नियुक्ति की जा सकती है स्वस्थ चित्र अप्राप्त व्यय द्वारा। स्वस्थ चित्र प्राप्त व्यय द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा जो स्वस्थ चित हो, किसी भी प्राप्त व्यय द्वारा जो स्वस्थ चित हो या नहीं। इसका उत्तर है खा, स्वस्थ चित प्राप्त व्यय द्वारा। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविदा विधि के अंतर्गत अभिकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मालिक संविदा करने में सक्षम हो, अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवेचित हो सकेगा, अभिकरण या सृजन करने के लिए प्रतिफल आवश्यक है, अप्राप्त व्यय का अभिभावक उसके लिए अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। इसका उत्तर है गा, अभिकरण का सृजन करने के लिए प्रतिफल आवश्यक है। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा कथन सत्य है। अभिकरण के निर्माण के लिए
प्रतिफल की आवश्यकता होती है। अभिकर्ता को संविदा करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है। अवयस्क अभिकर्ता नियोजित नहीं कर सकता। इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। इसका उत्तर है गा, अवयस्क अभिकर्ता नियोजित नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 17वां है, व्यपदेशन के आधार पर मालिक के दायित्व का उपबंध लिखित है। धारा 182, धारा 181, धारा 201, कोई नहीं। इसका उत्तर है घा, कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18वां है, अभिकर्ता अपने मालिक की मांग पर उचित लेखा देने के लिए आबद्ध है। यह किस धारा का उपबंध है? धारा 213, धारा 214, धारा 215, धारा 238। इसका उत्तर है का, धारा 213। प्रश्न नंबर 19वां देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 222 मालिक के प्रति अभिकर्ता के कर्तव्य से संबंधित है। अभिकर्ता के प्रति मालिक के कर्तव्य से संबंधित है। उपनीति के अधिकार से संबंधित है। उपनिधान के निर्माण से संबंधित है। इसका उत्तर है खा, अभिकर्ता के प्रति मालिक के कर्तव्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20वां है, एक अभिकरण के सृजन हेतु कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है, कुछ प्रतिफल आवश्यक है, पर्याप्त प्रतिफल आवश्यक है, कोई नहीं। इसका उत्तर है खा, कुछ प्रतिफल आवश्यक है। प्रश्न नंबर 21वां है, निःशुल्क उपनिधान समाप्त हो जाता है उपनिधाता की मृत्यु पर, उपनीति की मृत्यु पर, उपनिधाता या उपनीति की मृत्यु पर, उपनिधाता एवं उपनीति दोनों का मृत्यु पर। इसका उत्तर है गा, उपनिधाता या उपनीति की मृत्यु पर। प्रश्न नंबर 22वां है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रयोजन से माल देने को कहा जाता है। उसे कहते हैं उपनिधान, गिरवी, बंधीकरण, बंधक। इसका उत्तर है का, उपनिधान। प्रश्न नंबर 23वां है, या की गाड़ी का भाड़े पर लेता है। गाड़ी अक्षेम अनसेफ है, तथापि या को यह मालूम नहीं है और का क्षतिग्रस्त होता है। क्षति के लिए का के प्रति या उत्तरदायी है, उत्तरदायी नहीं है, 50% की सीमा तक उत्तरदायी है, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है का, उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 24 है, गिरवी की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा है, प्रत्याभूत की संविदा है, उपनिधान की संविदा है, अभिकरण की संविदा है। इसका उत्तर है गा, उपनिधान की संविदा है। प्रश्न नंबर 25 है, प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है। यह उपबंध धारा 126 में दे रखा है, धारा 127 में है, धारा 128 में, धारा 129 में। इसका उत्तर है गा, धारा 128 में। अब दोस्तों देखते हैं माल विक्रय अधिनियम 1930 के क्वेश्चन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, माल विक्रय अधिनियम 1930 किस तिथि को लागू किया गया? 1 जुलाई 1930, 8 जुलाई 1932, 2 जुलाई 1981, 1 जनवरी 1930। इसका उत्तर है का, 1 जुलाई 1930। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किन धाराओं में माल विक्रय के बारे में प्रावधान किया गया था? धारा 76 से 123 तक, धारा 123 से 166 तक, धारा 167 से 182 तक, धारा 182 से 196 तक। इसका उत्तर है का, धारा 76 से 123 तक। प्रश्न नंबर 29 है, एक भागिक स्वामी और दूसरा भागिक स्वामी के मध्य विक्रय की संविदा हो सकेगी शर्त रहित, शर्त सहित, आत्यांतिक या सशर्त? उत्तर इसका है घा, आत्यांतिक या सशर्त। माल विक्रय अधिनियम 1930 पारित होने के पूर्व ये समव्यवहार किस अधिनियम द्वारा शासित होते थे? संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा, भारतीय संविदा अधिनियम द्वारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा, सभी द्वारा। इसका उत्तर है खा, भारतीय संविदा अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 31 है, माल विक्रय अधिनियम 1930 का प्रावधान भूतलक्षी नहीं है। इस प्रावधान से संबंधित धारा है 66, 36, 26, 16। उत्तर इसका है का, 66। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माल विक्रय अधिनियम लागू होता है चल संपत्ति, अचल, चल अचल, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है का, चल संपत्ति।
माल विक्रय अधिनियम लागू होता है चल संपत्ति पर। प्रश्न नंबर है 33, माल विक्रय के समव्यवहार में कितने पक्ष होते हैं? 1, 3, 2, 4। इसका उत्तर है ग 2। परिधान के लिए आवश्यक है कि दो व्यक्तियों का अर्थात क्रेता और विक्रेता का अस्तित्व, कब्जे का अंतरण, ऐसा अंतरण स्वेच्छा हो, उपयुक्त में सभी। इसका उत्तर है घ उपयुक्त में सभी। प्रश्न नंबर 35 है, परिधान के लिए कौन से प्रकार हैं? वास्तविक परिधान, प्रलक्षित परिधान, प्रतीकात्मक परिधान, उपयुक्त में थे सभी। इसका उत्तर है घ उपयुक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 36 है, कब्जा मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2, 6, 5, 3। इसका उत्तर है का 2 प्रकार का कब्जा होता है। प्रश्न नंबर 37 है, माल शब्द से निम्नलिखित सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति, स्टॉक एवं अंश, उगती फसलें एवं घास, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है घ उपयुक्त में से सभी। 38 है, निम्नलिखित में से कौन से समव्यवहार माल विक्रय की परिभाषा में नहीं आते? वस्तु विनिमय, दान, गिरवी या उपनिधान, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय एवं विक्रय के करार में अंतर है? विक्रय में स्वामित्व का अंतरण शीघ्र होता है, जबकि विक्रय के करार में स्वामित्व भविष्य के आंतरित होता है। विक्रय में माल के साथ जोखिम भी शीघ्र आंतरित हो जाता है, जबकि विक्रय के करार में ऐसा नहीं होता। विक्रय में कार्य का निष्पादन शीघ्र हो जाता है, जबकि विक्रय के करार में यह निष्पादन शीघ्र शेष रहता है। उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। इसका उत्तर है घ उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 40 है, विक्रय की संविदा की शर्तें निम्नलिखित हो सकती हैं? अभिव्यक्त, विविक्षित, पूर्ववर्ती, पश्चातवर्ती, उपयुक्त में से सभी। उत्तर इसका उपयुक्त में से सभी। 41वां नंबर क्वेश्चन है, शर्त को कब गारंटी मान लिया जाएगा? इसका वर्णन है धारा 10 में, धारा 13 में, धारा 15 में, धारा 28 में। इसका उत्तर है ख धारा 13 में। कैविट इम्प्टर नामक सिद्धांत का वर्णन माल विक्रय अधिनियम की धारा किस धारा में किया गया है? धारा 14, धारा 16, धारा 28, धारा 10। इसका उत्तर है ख धारा 16। संपत्ति तब संक्रांत होती है जब उसका संक्रांत होना आशीत हो, ऐसा किस धारा में वर्णित है? धारा 19, धारा 17, धारा 29, धारा 20। इसका उत्तर है का धारा 19। प्रश्न नंबर 44 है, आ ने अपने गोदाम में रखा 100 टन चावल बा को बेचा और गोदाम की चाबी बा को दे दिया, तो यह किस प्रकार का परिधान होगा? वास्तविक परिधान, प्रतीकात्मक परिधान, वर्तमानकालीन परिधान या भविष्यलक्षी परिधान? इसका उत्तर है खा प्रतीकात्मक परिधान। प्रश्न नंबर 45 है, क्रेता वह व्यक्ति है जो माल का विक्रय करता है, माल को किसी को सौंप देता है, जो माल का क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है। उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है ग जो माल का क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है। प्रश्न नंबर 46 है, कसूर का तात्पर्य है कार्य, लोप, कार्य एवं लोप दोनों, सदोष कार्य या व्यतिक्रम। इसका उत्तर है घ सदोष कार्य या व्यतिक्रम। प्रश्न नंबर 47 है, माल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अनियोज्य दावा, उगती फसलें, घास, स्टॉक का अंश। उत्तर है इसका का अनियोज्य दावा। प्रश्न नंबर 48 है, विनिर्दिष्ट माल अभिप्रेय है जो निश्चित ना हो, जो अच्छा हो, उस समय जब विक्रय की संविदा की जाती है, परिलक्ष्य और करारित किया जाता है। उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है गा उस समय जब विक्रय की संविदा की जाती है, परिलक्षित और करारित किया जाता है। प्रश्न नंबर 49 है, विक्रय और अभिकरण में क्या फ़र्क है? अभिकरण में अभिकर्ता स्वामी से माल का स्वामित्व प्राप्त करता है, जबकि विक्रय में ऐसा नहीं होता। अभिकरण एवं विक्रय दोनों में माल पर स्वामित्व प्राप्त किया जाता है, किंतु अभिकरण में स्वामित्व स्थायी होता है और विक्रय में अस्थायी। अभिकरण में अभिकर्ता स्वामी का प्रतिनिधि होता है और माल पर अधिकार प्राप्त करता है, ना कि
स्वामित्व, जबकि विक्रय में क्रेता मूल्य के बदले स्वामित्व प्राप्त करता है। घा है उपर्युक्त में से सभी, इसका उत्तर है गा। अभिकरण में अभिकर्ता स्वामी का प्रतिनिधि होता है और माल पर अधिकार प्राप्त करता है, ना कि स्वामित्व, जबकि विक्रय में क्रेता मूल्य के बदले स्वामित्व प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से विक्रय और गिरवी में क्या फ़र्क है। विक्रय और गिरवी दोनों स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है। विक्रय में स्वामित्व का अंतरण होता है, गिरवी में नहीं। गिरवी में स्वामित्व का अंतरण होता है, विक्रय में नहीं। उपर्युक्त में से सभी, इसका उत्तर है खा। विक्रय में स्वामित्व का अंतरण होता है, गिरवी में नहीं। 51 क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, क्रेता की सावधानी का सिद्धांत सर्वप्रथम किस न्यायाधीश द्वारा प्रतिपादित किया गया। कोकबर्न, ब्लैकबर्न, नॉरिस, होल्ड, इसका उत्तर है का, कोकबर्न। प्रश्न नंबर है 52, यदि माल का कुछ हिस्सा त्रुटिपूर्ण हो, शेष हिस्सा नमूने के अनुसार है, तो क्रेता को यह अधिकार है कि वह शेष माल को स्वीकार न करे, त्रुटिहित माल का मूल्य अदा कर दे, संपूर्ण माल को अस्वीकार कर सकता है। घा नंबर है, इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर है गा, संपूर्ण माल को अस्वीकार कर सकता है। प्रश्न नंबर 53 है, रेस पेरिट डोमिनो मैक्सिम का आशय है त्रुटि रहित माल, त्रुटिपूर्ण विक्रय, जोखिमपूर्ण विक्रय, जोखिम संपत्ति का अनुसरण करती है। इसका उत्तर है कहा, जोखिम संपत्ति का अनुसरण करती है। नेमो दात क्वेड नॉन हैबिट मैक्सिम का आशय है व्यक्ति अपने से अच्छा हक आंतरित कर सकता है। व्यक्ति अच्छा हक आंतरित कर सकता है और नहीं भी, जो व्यक्ति में निहित नहीं उसका अंतरण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा अधिकार आंतरित नहीं कर सकता। इसका उत्तर है घा, कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा अधिकार आंतरित नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 55 है, डी मीनिनस नॉन करैट लेक्स मैक्सिम का आशय है जोखिम संपत्ति का अनुसरण, अपने से अच्छा हक आंतरित नहीं हो सकता, विद तुच्छ बातों में रुचि नहीं रखती, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है का, विद तुच्छ बातों में रुचि नहीं रखती। प्रश्न नंबर 56 है, आ अपना घोड़ा 50,000 रुपये में विक्रय करने हेतु बा को पत्र लिखा, बा मौखिक रूप से अपनी स्वीकृति आ को भेज दिया, यह स्वीकृति भेजे बिना ही घोड़ा स्वीकार कर लिया। इस दृष्टांत में जो संविदा हुई वह किस प्रकार की है, लिखित द्वारा, मौखिक द्वारा, आचरण द्वारा, उपयुक्त में सभी। इसका है उत्तर घा, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 57 है, माल के विक्रय की विधिपूर्ण संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नितांत आवश्यक है। प्रस्ताव, स्वीकृति, मूल्य, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है उपयुक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से विक्रय और दान में क्या फ़र्क है। विक्रय माल के लिए प्रतिफल यानी मूल्य की आवश्यकता होती है, जबकि दान के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है। दान में प्रतिफल की आवश्यकता होती है, जबकि विक्रय में नहीं। दान एवं विक्रय दोनों में प्रतिफल की आवश्यकता होती है, एक में धन होता है तथा दूसरे में प्रतिफल होती है। उपयुक्त में से सभी। उत्तर इसका का, विक्रय में माल के लिए प्रतिफल यानी मूल्य की आवश्यकता होती है, जबकि दान के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है। प्रश्न नंबर 59 है, जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ संक्रांत हो जाती है, ऐसा किस धारा में वर्णित है। धारा 26, धारा 17, धारा 19, धारा 20। इसका उत्तर है का, धारा 26। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक परिदान है। का, रेलवे द्वारा की गई रसीद। खा, बिल्टी, विक्रेता क्रेता को गोदाम की चाबी दी। उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है घा, उपयुक्त में से सभी। क्रेता को माल की परीक्षा करने का अधिकार माल विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। धारा 34, धारा 41, धारा 45, धारा 17। इसका उत्तर है खा, धारा 41। 62 नंबर क्वेश्चन है, माल विक्रय अधिनियम की किस धारा में असंगत विक्रेता की परिभाषा दी गई है। धारा 45, धारा 41, धारा 40, धारा 42। इसका उत्तर है का, धारा 45। प्रश्न नंबर 63 है, माल विक्रय अधिनियम की किस धारा में विक्रेता के धारणाधिकार का वर्णन किया गया है। धारा 54, धारा 65, धारा 47, धारा 57। इसका उत्तर है का, धारा 47।
निम्नलिखित में से कौन से उपचार माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार को प्रदान किए गए हैं? दोषी पक्षकार के खिलाफ वाद संस्थित करने का, न्यायालय से व्यपदेश प्राप्त करने का, नुकसानी के लिए वाद लाने का, उपरोक्त में से सभी अधिकार। उत्तर इसका घ, उपरोक्त में से सभी अधिकार। प्रश्न नंबर 65 है, सुमिलित कीजिए। कुछ धाराएं दी गई है और उसमें बताना है, तो इसका है उत्तर विनिर्देश पालन धारा 58 में दी गई है। वारंटी के भंग का उपचार धारा 69 में दी गई है। युक्त समय तथ्य का प्रश्न धारा 63 में दी गई है। नीलाम विक्रय धारा 64 में दी गई है। प्रश्न नंबर 66 है, सुमेलित कीजिए। इसका है व्यावृत्तियाँ धारा 66 में दी गई हैं। अभिवहन रोकने का अधिकार धारा 50 में दी गया है। धारणा अधिकार का पर्यवसान धारा 49 में दी गई है। शर्त और वारंटी धारा 12 में दी गई है। अब आते हैं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भागीदारी अधिनियम किस तिथि को लागू हुई? 8 अप्रैल 1932, 1 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1933, 8 अप्रैल 1933। इसका उत्तर है खा, 1 अक्टूबर 1932। भारतीय भागीदारी अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं? 84, 74, 80, 65। इसका उत्तर है खा, 74। प्रश्न नंबर 69 है, भागीदारी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। इसका उत्तर है गा, धारा 4। निम्नलिखित में से कौन सी भागीदारी की आवश्यक शर्त है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, उनके मध्य संविदा, ऐसी संविदा कारोबार के लिए, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 71 है, भागीदारी एवं कंपनी का प्रमुख अंतर क्या है? कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम 50 रहती है, जबकि भागीदारी में अधिकतम 20 होती है। कंपनी का रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिवार्य होता है, जबकि भागीदारी के लिए रजिस्ट्री ऐच्छिक होती है। कंपनी के अंशाधिकारियों का दायित्व सीमित होता है, जबकि भागीदारी में प्रत्येक भागीदार का दायित्व असीमित होता है। घा है उपयुक्त में से सभी। उत्तर इसका घा, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त हिंदू परिवार एवं भागीदारी में प्रमुख अंतर है? का है संयुक्त हिंदू परिवार में सदस्यों के अधिकार पारिवारिक विधि द्वारा निर्धारित होते हैं, जबकि भागीदारी में भागीदार के अधिकार संविदा द्वारा निर्धारित होते हैं। भागीदारी की स्थापना हेतु संविदा की आवश्यकता होती है, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार के लिए ऐसी संविदा की आवश्यकता नहीं होती। संयुक्त हिंदू परिवार में सदस्यों की अधिकार जन्म से होता है, जब भागीदारों का अधिकार संविदा से उत्पन्न होता है। घा है उपयुक्त में सभी। इसका उत्तर है घा, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 73 है, ऐच्छिक या इच्छाधीन भागीदारी का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 4, धारा 3, धारा 5, धारा 7। इसका उत्तर है घा, धारा 7। 74 नंबर क्वेश्चन है, विशेष भागीदारी का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 8, धारा 10, धारा 7, धारा 11। उसका उत्तर है का, धारा 8। भागीदारी अधिनियम के अनुसार भागीदार कितने प्रकार के हो सकते हैं? धारा 10, धारा 8, धारा 12, धारा 6। इसका उत्तर है खा, धारा 8। किस धारा में भागीदारों के समान कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है? धारा 20, धारा 9, धारा 8, धारा 11। इसका उत्तर खा है, धारा 9। प्रश्न नंबर 77 है, निम्न कथनों में से सही उत्तर दीजिए। हर भागीदारी पारस्परिक अभिकरण पर आधारित है। हर अभिकरण पारस्परिक भागीदारी पर आधारित है। हर अभिकर्ता भागीदार है। हर भागीदार सुसुप्त भागीदार है। उपयुक्त में से इसका उत्तर का है। हर भागीदारी
पारस्परिक अभिकरण पर आधारित है। प्रश्न नंबर 78 है, भागीदारी अधिनियम की किस धारा में प्रतिभास के सिद्धांत का वर्णन किया गया है? धारा 28, धारा 18, धारा 19, धारा 20। इसका उत्तर है का, धारा 28। 79 नंबर क्वेश्चन, हर भागीदार फर्म के ऐसे सब कर्तव्यों के लिए जो उसके भागीदार रहते हुए किए जाते हैं अन्य सब भागीदारों के साथ संयुक्त एवं पृथक भी उत्तरदायी होता है, ऐसा किस धारा में वर्णित है? धारा 19, धारा 20, धारा 25, धारा 28। इसका उत्तर है गा, धारा 25। होल्डिंग आउट का सिद्धांत किस धारा से संबंधित है? धारा 28, धारा 18, धारा 38, धारा 8। इसका उत्तर है का, धारा 28। 81 नंबर क्वेश्चन है, एक भागीदार को सेवानिवृत्त कैसे किया जा सकता है? अन्य सब भागीदारों की सहमति से, भागीदारों की अभिव्यक्त संविदा के अनुसार, जहाँ की भागीदारी इच्छाहीन हैं वहाँ अन्य सभी भागीदारों को अपने निवृत्त होने के आशय की लिखित सूचना द्वारा, उपयुक्त में से सभी के अनुसार। इसका उत्तर है घा, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न नंबर है 82, भागीदारी का सभी सदस्यों की सहमति से विघटन किस धारा में वर्णित किया गया है? धारा 40, धारा 38, धारा 28, धारा 35। इसका उत्तर है का, धारा 40। भागीदारी का न्यायालय द्वारा विघटन भागीदारी अधिनियम की किस धारा में वर्णित किया गया है? धारा 40, धारा 42, धारा 44, धारा 41। इसका उत्तर है का, धारा 44। व्यपदेशन का सिद्धांत भागीदारी अधिनियम की किस धारा में वर्णित किया गया है? धारा 19, धारा 25, धारा 28। उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है गा, धारा 28। प्रश्न नंबर 85 है, भागीदार के दोषपूर्ण कार्यों के लिए फर्म के दायित्व का वर्णन भागीदारी अधिनियम की किस धारा में किया गया है? धारा 26, धारा 25, धारा 19, सभी। इसका उत्तर है का, धारा 26। भागीदारों का उत्तरदायित्व संयुक्ता एवं पृथकता दोनों ही है जब वह मामला संविदात्मक हो, अप्रकृतात्मक हो, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है गा, उपयुक्त दोनों। प्रश्न नंबर 87 है, दृश्यमान या आभासी प्राधिकार भागीदारी अधिनियम की किस धारा में वर्णित किया गया है? धारा 44, धारा 47, धारा 28, धारा 27। इसका उत्तर है घा, धारा 27। प्रश्न नंबर 88 है, व्यपदेशन के सिद्धांत में संबंधित धारा है? धारा 28, धारा 13, धारा 17। उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है का, धारा 28। प्रश्न नंबर 89 है, गुडविल से अभिप्राय है? सदिच्छा, फर्म की ख्याति, उक्त दोनों, केवल का। इसका उत्तर है खा, फर्म की ख्याति। प्रश्न नंबर 90 है, फर्म की संपत्ति के उपायोजन के संबंध में प्रावधान है? धारा 10 में बताया गया, धारा 12 में, धारा 14 में, धारा 15 में। इसका उत्तर है खा, धारा 12 में। प्रश्न नंबर 91 है, फर्म की संपत्ति का स्वामित्व किसी एक भागीदार में निहित नहीं होता, ऐसा प्रावधान है? धारा 15 में, धारा 16 में, धारा 14 में, सभी में। इसका उत्तर है का, धारा 15 में। 92 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी भागीदार फर्म की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति मानते हुए अंतरण कर सकेगा, अंतरण नहीं कर सकेगा, दान कर सकेगा, क्रय कर सकेगा? इसका उत्तर है खा, अंतरण नहीं कर सकेगा। प्रश्न नंबर 93 है, व्यपदेशन हो सकता है लिखित, मौखिक, आचरण द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा? इसका उत्तर है घा, उपरोक्त सभी द्वारा। प्रश्न नंबर 94 है, व्यपदेशन के सिद्धांत का उद्देश्य है पर व्यक्तियों के हितों का संरक्षण, भागीदारों के हितों का संरक्षण करना, उक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है का, पर व्यक्तियों के हितों का संरक्षण करना। प्रश्न नंबर 95 है, निवृत्त के पश्चात फर्म के कार्यों के प्रति दायित्व के संबंध में ऐसा भागीदार अपने भावी दायित्व से मुक्त हो सकता है? लोक सूचना देकर, व्यक्तिगत सूचना देकर, पत्र, प्रार्थना पत्र देकर, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है गा, प्रार्थना पत्र देकर। प्रश्न नंबर 96 है, भागीदारों के निष्कासन के बारे में उपबंध है? धारा 30 में, धारा 31 में, धारा 33 में, धारा 32 में। इसका उत्तर है गा, धारा 33 में। प्रश्न नंबर 97 है,
रजिस्ट्रारों की नियुक्ति के संबंध में उपबंध है? धारा 56 में, धारा 57 में, धारा 58 में, धारा 59 में। इसका उत्तर है खा, धारा 57 में। प्रश्न नंबर 98 है, फर्म के रजिस्टर को लोक सेवक माना गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थों में, भागीदारी के संबंध में, विशेष स्थिति के कारण, इनमें से कोई नहीं। उत्तर इसका का भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थों में। प्रश्न नंबर 99 है, फर्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है। धारा 56 में, धारा 57 में, धारा 58 में, धारा 59 में। इसका उत्तर है गा, धारा 58 में। किसी फर्म के विघटन की निम्नलिखित रीतियां हैं? करार द्वारा, अनिवार्य विघटन, आकस्मिक घटना द्वारा, न्यायालय द्वारा, सभी। इसका उत्तर है सभी, मीन्स अंगा नंबर क्वेश्चन, अंगा नंबर। प्रश्न नंबर 101 है, फर्म का अनिवार्य विघटन किस धारा में वर्णित है? धारा 34 में, धारा 44 में, धारा 28 में, सभी। इसका उत्तर है का, धारा 34 में। 102 नंबर क्वेश्चन है, एक भागीदारी के लिए कम से कम आवश्यक है? 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 20 व्यक्ति। इसका उत्तर है खा, 2 व्यक्ति। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार आप जल्दी से पढ़ लीजिए। इसकी वीडियो की स्पीड बढ़ाकर कई बार प्रैक्टिस करिए। इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है और इसके हम और पार्ट लाएंगे और क्वेश्चन लाएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।